नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब जीके के साथ साथ मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर की क्लासेस भी स्टार्ट होने जा रही हैं। तो दोस्तों, आज ही हमारे गणित के गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके सभी वीडियोस को लाइक करें और इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों, इसके साथ ही एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो हमारा गणित के गुरुजी टेलीग्राम चैनल है, इस पर हमने सभी पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त कर दी हैं। इसका अब कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। तो दोस्तों, जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल गणित के गुरुजी पर और इसे आज ही ज्वाइन कीजिए और इस पर सभी पीडीएफ मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है लूसेंट की वास्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान पर आधारित। दोस्तों, यह लूसेंट की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है, जिसकी सीरीज हमारे इस चैनल पर लगातार जारी है। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है ये सभी एक दिवसीय गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए। और दोस्तों, इस बुक को किए बिना किसी भी छात्र की तैयारी अधूरी है। तो चलिए हमारे साथ इसे बिल्कुल शुरू से शुरुआत करते हुए पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। दोस्तों, आज हम करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। ये इस बुक का तीसरा अध्याय है। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रश्नावली नंबर 1 हम करेंगे आज, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू। तो दोस्तों, इससे पहले हमने भारतीय राज्य व्यवस्था की सभी प्रश्नावलियों को पूरा करा दिया है और सभी प्रश्नावलियों के वीडियो हमने अपने प्लेलिस्ट सेक्शन में इनकी प्लेलिस्ट बनाकर रखी है, कृपया आप उसे ज़रूर देखें। और दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था से पहले भी जो हमारा पहला अध्याय था भारतीय इतिहास, इसकी भी सभी प्रश्नावली पूरी हो चुकी है। इन प्रश्नावलियों के भी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट हमने हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में डाल दी हैं, कृपया आप इसे ज़रूर देखें। तो दोस्तों, बिल्कुल शुरू से शुरुआत करते हुए हम आज पहुँचे हैं हमारे तीसरे अध्याय की ओर, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो चलिए दोस्तों, आज करते हैं हम इसकी पहली प्रश्नावली, भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू। तो दोस्तों, आज हम करेंगे इस बुक का अध्याय नंबर 3, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था। और भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रश्नावली नंबर 1 है भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू। तो चलिए दोस्तों, आज इस पहली प्रश्नावली को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था? तो दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है, हमें चारों ऑप्शंस में से हमें बताना है। तो दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था सरकारी एवं निजी क्षेत्र का अस्तित्व होता है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 3, कि आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती किस रूप में होती है? पिछड़े राष्ट्र के रूप में, विकसित राष्ट्र के रूप में, विकासशील राष्ट्र के रूप में या अर्ध विकसित राष्ट्र के रूप में? तो दोस्तों, आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत की गिनती विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 4, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? तो दोस्तों, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है तृतीयक क्षेत्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, कि बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होती है, ये बताना है। तो दोस्तों, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें ना तो निर्यात और ना ही आयात होता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 6, कि ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता? तो दोस्तों, ऐसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था या संवृत अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 7 है, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए? तो दोस्तों, किस रूप में भारत को परिभाषित किया जाएगा, इन चार ऑप्शंस में से हमें बताना है। तो दोस्तों, भारत को परिभाषित किया जा सकता है एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों, किसी देश का आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार, इन सभी पर निर्भर करता है। इसलिए ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, कि वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या है? दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक
अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, जिसे हम वैश्वीकरण भी कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों, वैश्वीकरण की प्रक्रिया जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना अभिप्राय होता है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना। अगला प्रश्न है कि भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? तो दोस्तों, भारत की कुल श्रम शक्ति का 54% भाग कृषि में लगा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, भारत में अधिकतर बेरोजगारी कौन सी है? तो दोस्तों, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है संरचनात्मक बेरोजगारी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है? तो दोस्तों, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है NSSO। दोस्तों, NSSO का फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित और प्रकाशित करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, कि भारत में बेरोजगारी की कौन सी किस्में पाई जाती है? दोस्तों, भारत में बेरोजगारी की किस्में होती हैं ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी। तो इसमें सभी ऑप्शन डी इनमें से सभी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, कि कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? दोस्तों, कृषि में मूलतः अदृश्य बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। तो कृषि में कौन सा बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है? तो दोस्तों, संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी और घर्षणात्मक बेरोजगारी, ये तीनों। तो ऑप्शन डी इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ है? दोस्तों, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ होता है कि आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? तो दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? तो दोस्तों, वर्तमान समय में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 है कि भारत में छिपी हुई बेरोजगारी यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से किससे संबंधित है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना है। तो दोस्तों, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र से और ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है, इसीलिए ऑप्शन डी 1 और 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है? दोस्तों, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 है कि शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? दोस्तों, शहरी क्षेत्र में आमतौर पर शिक्षित बेरोजगारी दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः है जहां पर क्या होता है? तो दोस्तों, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है कि श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, जहां उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25, किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते? तो दोस्तों, वह है शैक्षिक बेरोजगारी, जिसमें स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरी प्राप्त नहीं कर पाते। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 है कि ऐसी कौन सी बेरोजगारी है वह तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता? तो दोस्तों, वह होती है मौसमी बेरोजगारी, जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, प्रच्छन्न बेरोजगारी को अल्प रोजगार
के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि की एक विशेषता है। अगला प्रश्न नंबर 29। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों को सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 30 है कि निम्नांकित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो दोस्तों, नीति आयोग भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। अगला प्रश्न नंबर 31 है कि अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है आय में असमानता। अगला प्रश्न नंबर 32 है कि भारत में निर्धनता के स्तर का आंकलन किस आधार पर किया जाता है? दोस्तों, भारत में निर्धनता के स्तर का आंकलन परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 33 है कि मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया था? तो दोस्तों, वह प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी, जिन्होंने गरीबी उन्मूलन हेतु 20 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न नंबर 34 है कि किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है? दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? दोस्तों, वह सूचकांक है बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जो कि भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न नंबर 36। निम्न में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु चलाया गया था? तो दोस्तों, IRDP, ट्राइसेम, NREP, ये इनमें सभी कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु चलाया गया था। दोस्तों, IRDP का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम और ट्राइसेम का फुल फॉर्म है ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्राइसेम। और दोस्तों, NREP का फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, NREP। अगला प्रश्न नंबर 37 है। कथन A और कारण R दिया है, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना है। दोस्तों, कथन A दिया है कि भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है। कारण क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। तो दोस्तों, कथन दोनों सही हैं, लेकिन R जो है वह A का व्याख्या नहीं है, इसीलिए ऑप्शन B, A और R दोनों सही, परंतु R A की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन B इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न नंबर 38। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में क्या क्या सम्मिलित है, हमें बताना है और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना है। तो दोस्तों, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर ये सभी सम्मिलित हैं, इसलिए ऑप्शन D 1, 2, 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न नंबर 39 है कि भारत में निर्धनता अनुपात घट रहा है क्यों? तो दोस्तों, भारत में निर्धनता अनुपात घट रहा है क्योंकि 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षतः अधिक है। अगला प्रश्न नंबर 40 है कि भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? तो दोस्तों, भारत में गरीबी के अनुमान हेतु पारिवारिक उपभोग व्यय का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसमें केवल 3 सही है, ऑप्शन C इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न नंबर 41 कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट दोस्तों IBRD का वार्षिक प्रकाशन होता है। IBRD का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और दोस्तों, IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और दोस्तों, UNDP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट IBRD के द्वारा प्रकाशित होती है। अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक HDI किसने बनाया था? दोस्तों, मानव विकास सूचकांक HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट
इंडेक्स ये बनाया था यूएनडीपी ने। और दोस्तों यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और दोस्तों यूएनसीटीएडी इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और दोस्तों एशियन एशियन का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। और दोस्तों आईबीआरडी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो दोस्तों मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को यूएनडीपी ने बनाया, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा मानव विकास सूचकांक बनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43 है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई है। तो दोस्तों मानव विकास की अवधारणा महबूब उल हक द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44 है कि निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता। तो दोस्तों मानव विकास सूचकांक में जो सम्मिलित किया जाता है वह है जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और शिक्षा को, लेकिन मानव विकास सूचकांक की गणना में सामाजिक असमानता को सम्मिलित नहीं किया जाता, इसलिए ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों मानव विकास सूचकांक का जो पहले हिस्सा है वह है स्वास्थ्य और पोषण, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय, ये सभी, लेकिन सकल नाम निवेश दर यह मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46 कि मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI का आधार क्या है। मानव विकास सूचकांक का आधार है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47 है कि राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। तो दोस्तों राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP जिसका इंग्लिश में फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई। तो दोस्तों भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट मध्य प्रदेश के द्वारा जारी की गई थी और यह अप्रैल 2002 में जारी की गई। अगला प्रश्न है कि UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है। तो दोस्तों UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है। तो दोस्तों मानव विकास सूचकांक का जो माप है पहले उसे देखते हैं। जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर और सकल नामांकन ये मानव विकास सूचकांक के माप हैं, जबकि लिंग अनुपात मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में कुल 50 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों यदि आप आज की वीडियो का PDF चाहते हैं या हमारे YouTube के सभी वीडियोस का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों हमने हमारे सभी वीडियोस के PDF को अब मुफ्त कर दिया है, तो सभी वीडियोस की PDF प्राप्त करने के लिए हमारे गणित के गुरुजी टेलीग्राम चैनल पर जाएं और उसे ज्वाइन करें। यह सभी के लिए मुफ्त है, इसका आप कोई भी चार्ज नहीं लगेगा और सभी PDF आप मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जाइए टेलीग्राम में और वहां सर्च कीजिए गणित के गुरुजी और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।